व्यक्तित्व है, मेरा पद है। मैं इस संस्था का मैनेजिंग वर्कर हूं, चेयरमैन। मेरा नाम सुब्रत राय सहारा। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। मैं कभी भी ड्रीमर नहीं हूं, मैं कभी भी ख्वाब नहीं देखता हूं। मैं वर्तमान के साथ जीता हूं, वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं अपनी नियमित जीवन शैली पर रहते हुए अपने तमाम कर्म कर्तव्यों को सफलतापूर्वक करते हुए असीम संतुष्टि का अनुभव करता हूं। मैं बहुत खुश और बहुत संतुष्ट हूं। देखो, मनुष्य मनुष्य रहेगा यार। हम लोग सुपर ह्यूमन नहीं हो जाएंगे और ना बनने की कोशिश करनी चाहिए। प्राथमिकता पैसा कमाने की नहीं है, ये एक भावनात्मक उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। समय बताएगा इस उद्देश्य को लेकर हम लोग क्यों इतने बड़े रूप में चलना शुरू कर रहे हैं। सहारा श्री के साथ साल 2006 से लेके अब तक का जो मेरा सफ़र रहा है बेहद भावनात्मक और बहुत ही पर्सनल यानी निजी रहा है। 7 नवंबर को जिस तरह से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और 10 नवंबर को हमारी उनकी जो मुलाकात हुई, वो सारी बातें ज़हन में इस कदर तैर रही हैं, आँखों के सामने इस कदर नाच रही हैं कि उनको भूलना चाहते हुए भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। उनकी यादों का एक बहुत लंबा चौड़ा संसार मेरे पास इकट्ठा है। सहारा श्री के जीवन में जब बचपन में पैदा हुए तो उनका नाम चंदन रखा गया, जब वो बड़े हुए तो उनका नाम सुब्रतो रखा गया, और जब जीवन के एक पड़ाव में आए तो हम लोग उन्हें प्यार से सहारा श्री बुलाने लगे। तो चंदन से सुब्रत राय सहारा और सुब्रत राय सहारा से सहारा श्री तक का जो सफ़र है वो इतना बड़ा, अनूठा, दिलचस्प और दिल को छू लेने वाला है कि जिसके बारे में शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। अगर उनके बारे में एक पहलू को लोग जानते हैं, जो उनकी जो लाइफ स्टाइल थी या उनका जो समाज के सामने उठने बैठने और जीने का तरीका था, तो दूसरी तरफ सहारा श्री के ठीक पीछे एक श्वेत वस्त्रधारी सफ़ेद कपड़े में एक फ़कीर भी था, जिसको न तो किसी चमक दमक से लेना था, जिसको न किसी रुपए पैसे से लेना देना था, जो सिर्फ लोगों के लिए करने में, देने में बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त करता था, आनंद लेता था।
जो डॉक्यूमेंट्री हम दिखाने जा रहे हैं उसमें सहारा श्री के शुरुआती जीवन से, जहां वो पैदा हुए, जहां वो बड़े हुए, इन सारी चीज़ों को हमने समेटा है। और क्या चैप्टर हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें उनका जो है बचपन का जो घर है वहाँ से लेकर के उनके बनारस पहुँचने से लेके, चंडीगढ़ पहुँचने से लेके, गोरखपुर में पहुँचने से लेके, उनके पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, फिर वो कैसे लखनऊ आते हैं, माँ के प्रति उनका क्या भाव था, माँ उनके बारे में क्या सोचती थी, माननीय बड़ी भाभी जी उनको किस तरीके से मिली, कैसे वो लोग जुड़े, कैसे फिर शादी हुई, कैसे उन्होंने घर बसाया, कैसे जो है उनके छोटे भाई उनके बारे में जयव्रत राय साहब क्या सोचते हैं, उनके जीवन में सदैव दाहिनी तरफ खड़े उनके सहयोगी ओपी श्रीवास्तव साहब क्या उनके बारे में सोचते हैं, उनके बच्चे क्या सोचते हैं, उनका पूरा परिवार, सहयोगी, बचपन के दोस्त, उनके टीचर, ये क्या सब लोग उनको कैसे देखते देखते अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे और सहारा श्री कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्री में हमने समेटी हैं। आप लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखिए और सहारा श्री के जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करिए कि कैसे उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया और अपने जीवन के तमाम पड़ावों को पार करते हुए उन्होंने कैसे सहारा इंडिया जैसे विशालतम परिवार की संरचना की और इस परिवार की संरचना में उन्हें कितने पड़ाव तय करने पड़े। किसी को तंग नहीं करता है। वही में कोई खराबी नहीं है, सबको मानते हैं, इतना मानते हैं, सबको देखभाल। He is not a man. He is not a human being only. He is a visionary. मुकाम पर गया है केवल काम के नाते गया है। आज जो लोग कर रहे हैं वो शायद 34 साल पहले सारशी ने कर लिया। सब लोग करना चाहते हैं पर करते नहीं है, पर वो करते हैं, हट के आउट ऑफ द वे जाके करते हैं। सहारा श्री 16 साल की ऊर्जा वाले व्यक्तित्व जिनमें 49 साल का अनुभव। I think he is the topmost leader in everything. कुछ तो ऊपर से एक उनके पास पावर है। वही में कोई खराबी नहीं है। बहुत अच्छा है ये। ईश्वर ने एक बहुत विशेष व्यक्ति, एक विशेष काम के लिए सृजित किया था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया है। कभी उनमें कोई सिकन नहीं हुआ, कभी इसीलिए पीछे मुड़ के देखे नहीं, जो आया उसको सॉल्व किया, आगे बढ़े उन्होंने। मैं तो कहती हूँ आप नॉर्मल नहीं है, तो कहते हैं कि मैं एबनॉर्मल हूँ। मैंने कहा एबनॉर्मल नहीं है, आप नॉर्मल लोगों से बहुत ऊपर है। ऐसे नहीं, कोई नॉर्मल लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो उस व्यक्तित्व में कुछ मैजिक, ये क्वालिटी गॉड गिफ्टेड होती है, ये खरीदी और बेची नहीं जाती है।
ये माँ का आशीर्वाद उन पर बहुत जबरदस्त पड़ा, तो आज उनको बहुत चरम सीमा पर पहुंच गए। बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का कल का दिन में बहुत कम है। ये ककबो क्या बोलेंगे आपको, बहुत सबको मानते हैं, इतना मानते हैं, सबको देखभाल बहुत लिया। माँ हो के क्या बोलेंगे आप। So he is a great personality, great man. ये एक जर्नी है और इट्स एन इमोशनल जर्नी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आज का जितना समय हमें मिला है, आपको मिला है, अपने आप को मेरे साथ जोड़ लो, एकदम जोड़ लो। मेरे से अपने मन मस्तिष्क को मत हटाना, यही आपसे गुजारिश है। शायद मैं ये कोशिश करूंगा जब तक आप यहां से लौटोगे शायद कुछ नई दिशा प्राप्त कर सकोगे। बशर्ते आप अपने को मेरे साथ जोड़ लो। मेरा एक व्यक्तित्व है, मेरा एक पद है, मैं इस संस्था का मैनेजिंग वर्कर हूं, चेयरमैन। मेरा नाम सुब्रत राय सहारा। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। मैं कभी भी ड्रीमर नहीं, मैं कभी भी ख्वाब नहीं देखा हूं। मैं वर्तमान के साथ जीता, वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ। मैं अपनी नियमित जीवन शैली पर रहते हुए अपने तमाम कर्म कर्तव्यों को सफलतापूर्वक करते हुए असीम संतुष्टि का अनुभव करता हूं। मैं बहुत खुश और बहुत संतुष्ट हूं। देखो, मनुष्य मनुष्य रहेगा यार, हम लोग सुपर ह्यूमन नहीं हो जाएंगे और ना बनने की कोशिश करनी चाहिए। प्राथमिकता पैसा कमाने की नहीं है, ये भावनात्मक उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। समय बताएगा इस उद्देश्य को लेकर हम लोग क्यों इतने बड़े रूप में चलना शुरू कर रहे हैं। मेरी माँ बताती हैं कि जब वो होने वाले थे तो 1.5 दिन तक माँ को बहुत तकलीफ रहा।
और वो हो नहीं रहे थे, डॉक्टर्स भी वहीं खड़े थे। तो जब डॉक्टर की बेटे की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कहा अभी भी लगता टाइम है, और डॉक्टर थोड़ा घर चली गई कि मैं भी होके आती हूँ। तो मेरी माँ को बुलाई सब, और चंदन का जन्म मेरे माँ के द्वारा ही हुआ। वो कमरा अभी तक भी है जहाँ पे वो पैदा हुए थे। यही बेड में उनका जन्म हुआ था। जिन्होंने इनका डिलीवरी किया उनको शाहश्री नंदी दीदा बोलते थे। जब हुआ तब सबको तो बहुत खुशी हुआ, देखने में बहुत सुंदर बच्चा हुआ था, हम लोग को बहुत खुशी था। बहुत याद है, अभी बूढ़ा ने खूब खुशी मांगा है, खाना दाना खूब आता। उस समय भी वो इतने खूबसूरत और इतने बड़े साइज में बच्चे पैदा हुए थे कि वहाँ लाइन लग गई लोगों को देखने के लिए शाहश्री को। ये मेरी माँ बताती हैं कि बहुत ही तो इतनी भीड़ थी उनके पैदाइश के बाद। उनका नाम तय हुआ चंदन। सुब्रता चंदन। यहाँ पर तो नैरा ससुराल न था, नैरा न था। बच्चा हुआ, बच्चा तो 6 महीना को लेके चले गया। लौट के जब आया था तब तो थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत दुष्ट था, बहुत चंचल था। इनका हर चीज अचानक और अद्भुत होता था। जैसे इनका बहुत लेट चलने लगे, माँ पापा ने बहुत मुश्किल से डॉक्टर दिखाया, ये क्या कि चलते नहीं है, पर एक दिन उनको देखा कि एकदम आंगन में वो चलना शुरू किए। माँ जब तक सबको बुलाती वो गायब हो गए, तो सब लोग चिंतित हो गए। तो वो बाहर निकल के, हम लोग का एक क्लब हाउस था, उसमें जाके चलना शुरू कर रहे थे। यहीं पर आता था, यहाँ पर खेल धूप करता था। हम लोग को घर में भी बहुत बच्चा था, उन लोग के साथ खेल धूप करता था। इतना तो हम लोग का है जो हम लोग दिन भर आम का बगीचा में रहते थे। कहीं पर जो है अमरूद तोड़ना, कहीं पर आम के बगीचे में जाना, ये सब हम लोग खूब करते थे। आम गिरता था, आम लेने के क्रम में मारपीट भी हो जाता था। शरीर से और इससे हमसे ज्यादा स्ट्रेंथ था, इसलिए मारता भी था बेसी। वो विनोद राय का घर का आगे देख लीजिए, जहाँ आप लोग गुल्ली डंडा खेलते थे। और दादा भाई हम लोग को इतना दौड़ाते थे, इतना तेज तेज मारते थे गुल्ली डंडा कि हम लोग पूरे जगह घूमते रहते थे। चार 5 बजे तक जगह नहीं आता था। बच्चा पार्टी सब हम लोग एकदम इतना लड़का का हम लोग का। दुकान जी का, बाबू जी का दुकान था, वहाँ से भी हम लोग जाके जलेबी लेते थे। वही जलेबी का दुकान अभी भी है। बचपना में नानूदा और वो लोग साथी सब मिल करके आते थे जलेबी खाने के लिए। यहाँ पर वो लोग अपने आके बैठ के फरमाइश करके खाते थे। उनको घोड़ा का शौक था बहुत। हमारे एक फुटबॉलर थे नेतीदा, वो जब वो लोग शाहश्री आते थे तो घोड़ा ला के उनको चढ़ाते थे, उनको सब। तो दादा भाई लोगों को बहुत खुंदक मस्ती थी कि हर वक्त इन लोग घोड़ा लेके चले जाते हैं। और हम लोग के छोटा बहुत बड़ा घोड़ा नहीं आता था, तो मेरे घोड़े के पीछे आके खुद भी बैठ गए। तो नेचुरली 2 जन का भार वो घोड़ा नहीं ले पाया, हम लोग दोनों लेके गिरे, हमको चोट लगी, उनको भी चोट लगी, पर पिटे वो ज़्यादा। मैं थोड़ा सिंपैथेटिकली नहीं पिटी। जब ट्रेन से आते थे तब दौड़ के आके पहले टमटम में चढ़ के बैठ जाते। टांगा से हम जब भी पूछा में वो आते थे तो सबसे पहले वो लोग मार करते थे टांगा में चढ़ने के लिए।
अपने पुतलवा का बदल कर दे और घोड़ा घोड़ा अपने हाथ पे आए है। स्टेशन कितना दूर है? क्योंकि हम लोग को टांगा चलाना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जो 10 साल पहले भी गए तो खूब टांगा चलाया हम लोग। तो हम लोग हर साल मामा के घर पूजा जाते थे, बिकॉज दुर्गा पूजा उनका अपना होता था हम लोग के मामा के घर में। यहाँ पर बेलपत्र का माला बनता था, अब फूल का माला बनता था, फूल कलेक्शन सुबह में लाते थे। तो चंदन भी आया रहता था साथ में, बाबूदा थे, पिता परिवार के आदमी थे, सब मिल के बैठ जाते थे। उसके बाद यहीं पर आरती होता था। तो अब जब हम लोग को घर का एकदम इधर हम लोग को कमरा, इधर दुर्गा पूजा खूब आनंद होगा। ये जो खूब फ्री हुआ था। वहाँ पे हर शाम को एक पूजा में थिएटर हुआ करता था। हम लोग थिएटर बहुत करते थे। 4-5 दिन लगातार ड्रामा होता था। घर के भाभी, चाची, मामा, दादा सब मिलकर ड्रामा करना। वो भी एक थिएटर में भाग लेते थे। नौकर का पार्ट हुआ या कोई बहन भाई का पार्ट हुआ, उस पर वो पार्ट लेते थे। हाँ की होते ठीक है कि ना खूब मस्ती, बहुत ही मस्ती करते थे। खाना गाना बजाना घूमना बहुत। वो जो पूरा नदी हुआ करता था, हम लोग जब विसर्जन होता था जिस दिन भगवान का, पूरे रास्ते हम लोग दुर्गा जी को लेके नाचते गाते हुए वहाँ विसर्जन करने जाते थे। हम लोग मूर्ति के साथ मतलब दोनों नाव पर मतलब वहाँ से लेकर के वहाँ तक चले जाते थे। करना नाचा था ऐसे करके, टरे टक्का टरे टक्का टरे टक्का। फिर बाबूजी का बांसुरी वादन का भी प्रोग्राम हुआ करता था। ये इतनी सुंदर बांसुरी बजाते थे, बहुत दिल को मोह लेता था। हम लोगों को सौभाग्य हुआ है उनके पिताजी का बांसुरी सुनने का। गाना भी किया है, बाजा भी बजाए, बांसुरी तो है ही, हारमोनियम सब कुछ। जब से इन लोगों का यहाँ से प्रस्थान हो गया करीब करीब, तब से अररिया से समिति से नाटक भी समाप्त होने लगा, जो हम लोगों का यादगार भी था। जिस साल दुर्गा पूजा में वो परिवार नहीं आए, हम लोगों को दुर्गा पूजा में फीका फीका लगे। आनंद खत्म हो जाता, पूरा अररिया का आनंद खत्म हो जाता। माया আমার সাধনা মিটিল, আশা না পুরিল, সকলে ফুরায় যায় মা। अरे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। মিটিল, আশা না পুরিল, সকলে ফুরায় যায় মা। हम दूर देर का दो बेटी तो हरिनगर में ये सबसे पहले पढ़ना शुरू किया। हम शिक्षक थे हरिनगर हाई स्कूल में, जिस समय वे सुब्रत राय वहाँ के विद्यार्थी थे। यह करीब 1960 के दशक की बात है। यहाँ जब हम लोग एक साथ पढ़ते थे स्कूल में, हरिनगर हाई स्कूल, हमारे फादर का कैंटीन था और कैंटीन में भी हमारी पढ़ाई लिखाई होती थी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वहाँ हमेशा रहता था। तो हम लोग दोनों आदमी एक साथ ही पढ़ते थे। मैं खपड़े वाले स्कूल में ही पढ़ा हूँ, क्योंकि फादर शुगर मिल्स में थे, शुगर मिल्स छोटे जगह पे। 1959 में यहाँ आया और ये आदरणीय जो है सुधीर राय जी जो है चीफ इंजीनियर थे, यहीं पर वो रहते थे। और सुब्रत राय जी जो थे छोटे थे, उस समय हाई स्कूल में पढ़ते थे।
चंदन, याद है तुम यहाँ से जाते समय अपनी बहुत सारी चीजें हमको दे के गए थे। अब वो बहुत सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन एक चीज आज भी मेरे पास सुरक्षित है, और वो है ये अलमीरा छोटा सा, जिसमें तुम अपनी किताबें वगैरह रखते थे, और ये हमको दे के गए। उसके बाद से हम भी इसको अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको किताब वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया था, और ये आज भी मेरे पास तुम्हारी याद दिलाता है। इसीलिए इसको हम पेंट तक नहीं कराते हैं, क्योंकि ये जिस रूप में मेरे पास आया था, ये आज भी उसी रूप में मेरे पास है। मेरे एक स्कूल में संस्कृत के शिक्षक हुआ करते थे। वो एक चीज समझाए थे, हमें याद है। उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर तुम ये तय कर लो हमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो तुम्हारे ये जो मनोवैज्ञानिक जो ये पहलू है, जो अंदर के मन मस्तिष्क है, वो ऐसी तैयारी करेगा, ऐसी इच्छा, प्रबल इच्छा अपने अंदर उत्पन्न करेगा कि आप इतने ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ोगे लिखोगे कि अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं भी पाए तो गुड सेकंड क्लास जरूर मिलता है। मगर वही स्टूडेंट उनका कहना था कि अगर केवल इस बात को दिमाग में बैठा ले मुझे पास होना है, तो वो फेल भी हो सकता है। मेरे साथ एक बात रही शुरू से, बचपन से रहा। मैं दावा करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बोल ही नहीं सकता हूं, चाहूं तो नहीं बोल सकता, मैं कोशिश करूं तो नहीं बोल सकता। शिक्षकों के प्रति उनका बहुत ही आदर भाव रहा करता था। एक अच्छे स्टूडेंट भी थे। फिर वहाँ से वो फिर पास आउट करने के बाद बनारस में आए। फिर बनारस में इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट हम लोग एक साथ किए। चिंतामणि एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज में सारसी जी थे, मैं बंगाली टोला इंटरमीडिएट कॉलेज में था। सन 62 में हम सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे। और मेरे ही घर में हम लोग रह के एक ही साथ रह के एक ही बिस्तर में सोकर एक साथ एक ही टेबल में पढ़ते हुए हम लोग इसको इंटरमीडिएट किए इन द ईयर ऑफ 1965। हम लोग की कॉलेज डेज में हम लोग अच्छे दोस्त भी थे, अच्छे बंधु थे। हम लोग शेयर करते थे, हमारे सुख दुख हम लोग बांटते थे। तो मुझे एक बार याद है, मेरा 31st को हम लोग डांस कर रहे थे, तो मेरा नी डिसलोकेट हो गया था। तो जो पीके सेनगुप्ता जी हैं, मामा जी और दादा भाई, पहली बार हमको उठा के हॉस्टल के अंदर तक अलाउ किया उनको। पर वहाँ की बच्चियाँ जो थी, उन्होंने इतना उनको सीटी मारा, उनको तंग किया कि उन लोग इतने एम्बैरेस होके दादा भाई भागे कि बता नहीं सकते। तो अभी भी मेरे को एम्बैरेसमेंट याद है दादा भाई का, भागो जल्दी भागो, ये लड़कियाँ हम लोगों को कुछ कर देंगी सॉर्ट ऑफ। साइकिल से हम लोग कॉलेज जाते थे, साइकिल से ही आते थे। कभी कभी हम चलाए, कभी कभी ये वो चलाए। तो साइकिल से एक साइकिल था, एक साल वहाँ भी पढ़े उन्होंने बीएससी। चंदन 1965 अप्रैल में पहुँचे थे। उनका पिताजी चंडीगढ़ में पढ़ाई के लिए उनका प्रबंध किया है। डीवी कॉलेज में एडमिशन हुआ है। कॉलेज भी सेक्टर 14 में, चंडीगढ़ में सेक्टर 14 में, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही वो एक ही कॉलेज था। तो उसी दौरान उनमें हॉस्टल में सीट नहीं मिला, इसलिए हमारे पास रहा। उस समय हम लोग इंडिया पाकिस्तान की वार स्टार्ट हुआ था।
लड़ाई के दौरान उन्होंने फॉरेस्ट उनका कोई ग्रुप फॉर्म किया तो पेट्रोल द सिटी, डू द पेट्रोलिंग द सिटी। पूरा नाइट टू नाइट वो पेट्रोलिंग किया, पूरे शहर को और बहुत ढंग से पेट्रोलिंग किया, देखा सुना, कहीं कोई बम्बार्ड ना हो जाए, कहीं कुछ रखरखाव ना हो जाए। पाकिस्तानी एजेंट बहुत फैल गए थे, स्पेशली चंडीगढ़ एंड सराउंडिंग प्लेस। उस शहर के लिए उन्होंने मैक्सिमम सैक्रिफाइस किया, डिवोट किया। तो उस टाइम में ये लोगों का पेट्रोलिंग बहुत कामयाब समझते। वो दल गठन करके उनका नेतृत्व करना, सेना का और पुलिस का सहयोग करना, ये सब प्रूव कर लिया कि भविष्य में ये कुछ साधारण व्यक्ति नहीं होगा, भविष्य में कुछ बनेगा। सहारा श्री के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे उनका जो निजी परिवार है, सहारा इंडिया परिवार के अंदर जो उनका भावनात्मक कुदरती मोहब्बत वाला निजी परिवार है, उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को, ना तो बड़ी भाभी जी को, ना तो दोनों बच्चों को, ना तो बड़ी दीदी के दोनों बेटों को, ना तो छोटी दीदी जी की दोनों बेटियों को, उनके दामादों को कभी कोई ऐसी छूट नहीं दी कि कोई जो चाहे वो कर ले, या छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ भी आप अभद्रता कर लें। इतना अनुशासन में उन्होंने अपने निजी जीवन में निजी परिवार को रखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अपने 26 साल के करियर में लगभग 19 से 20 साल सहारा श्री के साथ मैंने काम किया और मैंने बड़ा करीब से देखा। और कारपोरेट्स में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि किस तरीके से कंपनी से पैसा व्यक्तिगत खर्चों के लिए दिया जाता है। सहारा श्री के सिस्टम में, उनके जीवन में व्यक्तिगत चीज़ों के लिए कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग करना या ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना, इसकी बड़ी सख्त मनाही थी। बहुत अनुशासन से उन्होंने काम किया, लेकिन देखने में लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन जो लोग सहारा श्री को करीब से जानते हैं उसको इस बात को बखूबी समझते हैं। यहाँ सुब्रतो राव का क्लास चलता था। उस समय जब वो सुब्रत राव पढ़ते थे तो 130 लड़कों का क्लास ये होता था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। हमारे मिस्टर सुब्रत राय जो है बड़े शिष्ट भाव से रहते थे और स्टाफ जो है करीब करीब उनको आदर की दृष्टि से देखता था, स्नेह की दृष्टि से देखता था। हॉस्टल पॉलिटेक्निक में पहले रहते थे दादू भाई। यही पॉलिटेक्निक हॉस्टल है, इसी में सहारा श्री रहते थे। इसी कमरे में सुब्रत राय जी रहते थे सहारा श्री। जो भी बातें होती थी पढ़ाई लिखाई की यहीं होती थी। पढ़ने लिखने में के साथ साथ इनका स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा था। बैडमिंटन में ये वाइस कैप्टन हुए थे। उसी पीरियड में इनको जो है यूपी में विनर हुए थे। खाना नीरा होटल में, छाया टाकीज के अंदर नीरा होटल था, बंगाली दादा का था, उसी में खाते थे खाना। ये हमारे वहाँ ही आते थे, वो नाश्ता पानी करते थे, खाना वाना खाते थे। उनके पिताजी हमको एक तरह से लोकल गार्जियन ही बना के रखे थे। जब भी आते तब भी यही कहते थे कि मिस्टर नियोगी, ये लड़का आपके हाथ में है और इसका देखभाल करना आप ही का वो काम है। राजू दादा ही कहते थे हमको। जब कभी भी कहीं मुलाकात होती थी हमसे, खड़े होकर जरूर मिल के बात करके ही जाते थे। जलेबी बहुत पसंद करते हैं, ताज़ा ताज़ा जलेबी, गरम गरम। क्योंकि पॉलिटेक्निक चौराहे पर जलेबी ही मिलती थी, तो सवेरे मुँह ब्रश करके गए, वही जलेबी अपना वो। दुकान जी का, बाबू जी का दुकान था, वहाँ से भी हम लोग जाके जलेबी लेते थे।
बचपना में नानूदा और वो लोग साथी सब मिल करके आते थे जलेबी खाने के लिए। तो वो लोग अपने आके बैठ के फरमाइश करके खाते थे। एनसीसी में अच्छे कैंडिडेट भी थे और बाहर भी गए हैं एनसीसी परेड वगैरह में। तो छुट्टियों में ही उनका एनसीसी का कैंप हुआ करता था। तो मैं बहुत अपसेट हो जाती थी और मैं बहुत रोया करती थी कि दादा भाई चले गए, अब हमारा छुट्टी कैसे कटेगा। तो हमें नहीं अच्छा लगता था जब वो एनसीसी चले आते थे छुट्टियों में। वो जब मार्च करते थे उसमें उनमें एक वो चीज़ दिखता था जहाँ सही में ये कैडेट है। सलामी शस्त्र देखो, सलामी शस्त्र, धक 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 धक। तभी जाके उनको वो चांस मिला, नहीं तो 20 में से उनको ही क्यों चुना जाए। वर्षों तक मैं एनसीसी में बहुत ज्यादा एक्टिव होके जुड़ा रहा। वो टॉप क्लास के कैडेट थे। चाल ढाल, रहना पहनावा, चक चक चकाचक, स्मार्ट। वो ड्रेस के साथ एक फोटो भी है उनका, बहुत अच्छा फोटो है। बहुत अच्छे लगते थे। लुक वेरी स्मार्ट। वो 36 कंपनी से 36 मुझे बटालियन याद है, उससे वो सेलेक्ट हुआ। बटालियन तो कॉमन थी, हमारे रेल में भी एनसीसी था। वो अपने एनसीसी से पॉलिटेक्निक से एनसीसी में सेलेक्ट हुआ, मैं अपने रेल से सेलेक्ट हुआ। वो समय, वो मोमेंट मैं आपको शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, कितनी खुशी हो रही थी। और मैं भागता हुआ गया, सबको बताया, घर में चिट्ठी लिखा, दोस्तों को चिट्ठी लिखा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको लिखा जो मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। ये मेरे ख्याल से एसएससी कैडेट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक बार की बात है, किसी की सलामी थी, रोज किसी न किसी की सलामी होती थी। उस दिन बहुत ठंड थी और इतना ठंड थी कि मुझे याद है जैसे बर्फ की तरह हम लोग जम रहे थे। मगर जल्दी जल्दी ब्रश करके मुँह हाथ धो के, तब तक फॉल इन हो चुका था हम लोगों का। हम लोग भी समय से निकले, राइफल लिया और पीछे से जाके मैं और मेरा एक दोस्त था दास, दोनों एक ही टेंट में थे, दोनों पीछे से जाके ज्वाइन कर। तो जो हमारे प्लेटून कमांडर थे उन्होंने बोला कैडेट्स, तो हम लोग को थोड़ा सावधान मुद्रा में, विश्राम के सावधान मुद्रा में होना चाहिए था। और सावधान अवस्था में हम लोग हिल रहे थे, कांप रहे थे, परेशान थे। इसी बीच में प्लेटून कमांडर आए और अपनी कुहनी से पुरुषोत्तम दास को उन्होंने जड़ दिया। वो दास एकदम वहीं पे बजरे थे और उस पर गिर पड़ा, बहुत बुरी तरह गिरा था। और मेरा रिफ्लेक्स एक्शन में सुब्रतो राय ने जाके उसको कॉलर पकड़ लिया, उसको ढकेल दिया। शर्मा जी भी गिर गए। इस पे बहुत सी बातें बढ़ गई। हमसे कहा कि माफी मांगो, हमने कहा उन्होंने क्यों मारा, और हमने कहा कि नहीं, कोई परेड में नहीं जाएगा। और मैं अड़ गया। शायद मेरी भी नासमझी थी, लेकिन उस समय यही करनी थी। और 2 दिन बाद मुझे फिर बुलाया अपने टेंट में, और मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने मुझे इस तरह से हिट में उधर स्टिक, यू बकर, सी द रिपोर्ट। द रिपोर्ट वाज that this boy should not be sent to represent the country the way he has acted in discipline. I can never forget that moment. वो रियलाइजेशन मुझे जिंदगी में कितनी बड़ी चीज दी है मैं जानता हूं। मुझे उतनी सुंदर समझ, शिक्षा कुछ खो के उस दिन मिला था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त है माफी मांगने की क्षमता। मगर उस दिन मैं नहीं कर सका था। वहीं से ही तो डिसिप्लिन आया, वहीं से कल्चर आया, वहीं से माने यूनिफॉर्मिटी आया। उसके खून में वो बस गया एनसीसी की डिसिप्लिन उसने आत्मसात कर लिया। मैं बहुत ज्यादा ऋणी हूं एनसीसी से। मैं उस ऋण को कुछ उतारना चाहता हूं। शायद उतरेगा नहीं, जिंदगी में 10 जन्म में नहीं उतरेगा, प्रयास है।
उनको आर्मी का बहुत शौक था, आर्म फोर्सेस में जाना चाहते थे। मेरा सिर्फ एक ध्येय था और कोई नहीं ध्येय। मेरा सिलेक्शन भी हो गया था नेवल एविएशन में, मगर वो मेडिकल कॉल मेरी माँ के पास चली गई। तो गर्मी का दिन था, माँ ना बाहर बैठी रहती थी कि पक्का पोस्टमैन आएगा, और जिस दिन आया माँ ने देखा, पढ़ा और उसको फाड़ के फेंक दिया। उनको जाने को नहीं दिया उन्होंने फोर्सेस में। खैर, लोग कहते हैं डेस्टिनी है, तो माँ लोग तो होती हैं थोड़ा डरती हैं, हम लोग भी ऐसे ही अपने बच्चों के साथ डरते ही हैं। टर्निंग पॉइंट जो लाइफ का जो आया है, जो हम लोग को जो जानकारी है, ये टर्निंग पॉइंट गोरखपुर से ही हुआ है। गोरखपुर से शुरुआत। गोरखपुर में मेरे दोस्त की मंडली बहुत बड़ी थी। ताराश्री से मैं पहली दफा इंडियन कॉफी हाउस में मिला था। दैट इज इन 1969 और माइट बी 70। एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी एंड वी स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर। हॉस्टल के बाद यहीं रहा। एक्चुअली कहिए तो उन्होंने इसी कमरे से अपना करियर शुरू किया। जब भी बाबूजी कहते थे चलो आओ तुम शुगर मिल में, तो हर बात कहते थे कि बाबूजी आप तो महीने में 5,000 10,000 कमाते हो, मैं एक दिन में कमा के दिखाऊंगा, मैं क्यों किसी के अंडर काम करूं। शुरू से उनका एक था कि मैं खुद कुछ करूंगा। हर समय यही होता था कि कुछ भी करेंगे तो वो रोजमर्रे काम अच्छा नहीं लगता है, कहीं नौकरी उकड़ी और ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता है। तो सारा जी अक्सर यहाँ रहते थे और उनके साथ मैं भी रहता था। उस टाइम पे इस रूम का रेंट जो है 4 रुपीज़ था, 4 रुपये पर डे। यहाँ से उन्होंने नमकीन का काम शुरू किया था, साइकिल की ट्यूब का भी काम किया था, एंड उसके बाद फिर हमने और सारा सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू किया। मुझे एक याद है कि वो दालमोट का छोटा सा फैक्ट्री नुमा घर पे खोले थे। सहारा से जब पढ़त तो कर बाद यहाँ दालमोट के कारखाना खोल, तो कहना कि अब तुम आओ यहाँ, तो वहीं रहे लगल। यही कमरा है, यहाँ भट्टी रहा, माल बनत रहा, और उसके बाद यहाँ जाके पैक होत रहा। और यहाँ से छपरा मुजफ्फरपुर सीवान माल पूरा पैक हो जाता रहा। और यहाँ सेलिंग साइकिल से हम हर दुकान पर करते थे। जब दालमोट का पहला पैकेट बनता था तो खुद तराजू में बैठ के तौलते थे और चम्मच से एक एक दाना इधर उधर करके एकदम इक्वल करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो मैं एक बार बना दूंगा पैकेट, अब कोई गलत ना उसको करे, और दूसरे फिर पैकेट उसी से बनता था। तो मुझे याद है बाबूजी पीछे बैठे थे, कहते मैंने इसी के लिए इसको इंजीनियरिंग कराया कि बैठ के तराजू नापे। पर जो भी काम करते थे किसी को भी वो छोटा बड़ा नहीं समझते थे। खाने में सर कहते हैं मछली, गोश्त, दूध है, दूधो पिए ले बहुत एक्टर रहे, दही खाए ले मस्त रहे। डिटर्जेंट पाउडर का भी हम लोग डीलरशिप उसने लिया था, सरिता डिटर्जेंट, हैदराबाद से आता था। बेसिकली ही वाज बिजनेस माइंडेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ही वांटेड टू डू सम बिजनेस और द अदर। वहाँ बोल्डर के बनारस में टीका होता रहा, तो वहाँ तक ले जाएँ आए। सुबह 8 बजे निकलते थे मोटरसाइकिल पे दोनों आदमी, कभी वो चलाते थे कभी मैं चलाता था, जैसा जिसका मूड होता था। 9 साढ़े 9 बजे तक ठेकेदारी करते, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस। आपत्ति किसी चीज में नहीं, इनको है कि हम बंद ना जाए, हमको और कुछ करना। जब बात सहारा श्री के बारे में हो रही है तो उनके विजन के बारे में भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज दुनिया में जो कंपनियां शीर्ष पर हैं, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हों, चाहे वो रियल एस्टेट के क्षेत्र में हों, चाहे वो एविएशन के क्षेत्र में हों, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में हों, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में हो, इन सब सेक्टरों में सहारा श्री ने अब से करीब 32 से 35 साल पहले करीब जैसे एमबी वैली के बारे में अगर हम जिक्र करें तो भारत में इकलौता प्रोजेक्ट है एमबी वैली जो 10,000 एकड़ में गेटेड कम्युनिटी है, गेटेड प्रॉपर्टी है। ऐसा दूसरा एमबी वैली पूरी दुनिया में कहीं नहीं बना है अभी तक, भारत में तो नहीं ही बना है। जिस तरीके से उन्होंने गवर्नर हाउस और प्लाजा का अधिग्रहण किया, ड्रीम्स मैनहट्टन का अधिग्रहण किया एक ही साथ, एक ही समय में,
ये सारा उनके विज़न को दिखाता है। और अपने लाइफ में हमेशा उन्होंने सही समय का इंतज़ार किया। जीवन में मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब आप समय से पहले मांग खड़ा कर देते हैं। समय आई फसल सूखी, समय आया फसल कट गई, समय के हिसाब से सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं। उन्होंने समय का इंतज़ार किया और समय के इंतज़ार के साथ वो सारे अपने सपने पूरे किए। कई बार मैंने कई जगहों पर बोला है कि सहारा श्री चाहते तो प्राइवेट लिमिटेड करके पूरी ज़िंदगी अपनी कंपनी को चलाते, लेकिन उन्होंने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की और परिवार की तरह अपनी कंपनी को चलाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कभी भी और कारपोरेट की तरह रूथलेस न तो छटनी की, न तो लोगों को हटाया, न तो इस तरह से कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया। हमेशा उनका जो चेहरा था अपने लोगों के प्रति बेहद मानवीय था। और जिस तरीके से अगर कोई आदमी परिवार में गलती करते पकड़ा जाता है तो उनका एक ही भाव रहता था कि अपनी गलती मान लो और मान के आगे बढ़ो। जो लोग गलती नहीं मानते थे उनके प्रति कभी कभी वो कठोर निर्णय लेते थे, और तब लेते थे जब उनके सामने सारे तथ्य होते थे, एविडेंस होते थे। अदरवाइज 100 में से 99 मौक़ों पर वो लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। तो ऐसे थे सहारा श्री।